हैं सर, अब एक सेक्टर पे जरा फटाफट बात कर लेते हैं। सबसे पहले बैंकों पे बात करना चाहेंगे। बैंकों को लेकर के बहुत लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से क्रूड की कीमतें बढ़ रही हैं, रुपया जो है गिर रहा है, ये आने वाले समय में जो महंगाई बढ़ेगी बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा नेगेटिव होगा। बैंकिंग सेक्टर को लेकर के आपका व्यू क्या है? नतीजे ठीक रहे हैं अब तक, जो नतीजे हमारे सामने आए हैं, यहाँ से आगे की दिशा क्या लेनी चाहिए? अगर 1 साल का नज़रिया, 1.5 साल का नज़रिया हो तो बैंकों में अभी क्या यहाँ से थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा करंट लेवल पे? क्या आप खरीदारी बनना चाहेंगे? और दूसरा, आपके कुछ पसंदीदा अगर बैंकिंग सेक्टर के शेयर हो तो? मेरी टिप्पणी जो अभी होगी ना इसको लेकर के विपुल भाई, ये शायद लोगों का भरोसा और मजबूत कर देगी। और मेरी टिप्पणी ये है कि अगर आप शेयर बाजार में काम करते हैं और अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो उस पोर्टफोलियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो है वो वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक, कुछ चुनिंदा निजी क्षेत्र की बैंक, कुछ चुनिंदा एनबीएफसीज, जहां पर डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, स्मॉल पेमेंट बैंक्स वगैरह होनी चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिलहाल तो महंगाई दर थोड़ा सर उठा करके चलेगी, इसलिए ब्याज दरों में कटौती नहीं की। और माननीय आरबीआई गवर्नर साहब ने पिछले क्रेडिट पॉलिसी में जिस तरीके से टिप्पणी करी है वो साझा टिप्पणी थी मेरे ख्याल से, एडजस्टिव, अकोमोडेटिव वगैरह जो भी है, न्यूट्रल जो भी है। ब्याज दरें अब बहुत जल्द कटौती आएगी, ये अनुमान तो नहीं है मेरा, लेकिन मेरा अनुमान ये बिल्कुल है कि ऋण की मांग बढ़ेगी भाई, और वो बढ़ते हुए ऋण की मांग लोन बुक ग्रोथ दिखाएगी। लोन बुक ग्रोथ दिखाएगी तो आपके नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन बढ़ेगी, आपके शुद्ध मुनाफे में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। और दूसरे तरफ आपकी ग्रॉस और नेट एनपीए में नीचे की तरफ के आंकड़े, जिससे प्रोविजनिंग जो पहले करी हुई थी वो वापस लौट करके बैलेंस शीट पर आ रही है और बैलेंस शीट मजबूत हो रही है। क्या नाम होंगे? चुनिंदा दो तीन नाम दे देता हूं। आज जो बैंक के नतीजे आए, हमारे देश की दिग्गज और सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से करीबन 6.25% के आसपास की गिरावट थी, अगर मेरा अनुमान सही है जी। खरीदारी का बहुत बड़ा मौका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 नाम हो गए सरकारी बैंकों की सूची में। निजी क्षेत्र की सूची में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक, ये एक छोटी मझोली निजी क्षेत्र की बैंक है। डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस। स्मॉल पेमेंट बैंक्स में, माइक्रो फाइनेंस में अगर आप देखने जाएं तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। इस प्रकार से अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाएंगे ना वित्तीय क्षेत्र में, तो एक बहुत ही मजबूत योगदान आपको आता हुआ दिखेगा लंबी अवधि में। ठीक सर, ये बात हो गई बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। सर, एक सेक्टर जिस पर काफ़ी लोगों के सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं, 1.5 साल 2 साल हो गए वो चला नहीं सेक्टर, बीच में अभी 10-15% की एक रैली देखने को मिली, वो है रेलवे सेक्टर। काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी बजट को लेकर के, पिछली बार भी आपसे बातचीत हुई थी, कोई खास चाल है नहीं। क्या इसमें जान आएगी? और जो लोग 1.5 साल 2 साल से वेट कर रहे हैं कि शायद मेरे भाव आ जाएं और महंगे लेकर के बैठ गए हैं, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? विपुल भाई, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही थी, कौन सा क्षेत्र की बात कर रहे हैं? रेलवे सर, रेलवे। तो मैं कल रेलटेल की बयान सुन रहा था मैनेजमेंट की नतीजों पर। देखिए, एक बात तो है कि भारतीय रेल की छवि में परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ है। क्या ये परिवर्तन आगे निरंतर आने वाले सालों में देखने मिलेगा? तो मेरा उसका उत्तर होगा उस प्रश्न का हाँ। देखिए विपुल भाई, सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे भारतीय रेलवे की, वो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और यही टिप्पणी माननीय मंत्री जी ने रेलवे मंत्रालय के तरफ से और काफी बयानों में की है कि वो पूर्ण रूप से कामकाज करेंगे लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। आज के तारीख में अगर आप देखने जाएं तो जो भी माल का आवागमन होता है, यातायात होता है, वो रास्तों से होता है, रोड ट्रांसपोर्ट। रेल का योगदान बहुत कम है। इस योगदान को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? लास्ट माइल कनेक्टिविटी और ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बढ़ाने हैं आपको। जहां पर आप मौजूद नहीं है वहां पर आपको मौजूदगी दिखानी पड़ेगी। उसके लिए आपको रेल पटरियां बिछानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स तो बहुत बड़ा काम चल रहा है विपुल भाई। मैं तो मुझे आश्चर्य होता है जिस प्रकार से मैंने कुछ डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर्स पे फ्रेट ट्रेन्स को देखी है विपुल भाई। 2.5-3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ट्रेन की लंबाई होती है, और वो जो
वो जो फ्रेट ट्रेन होती है ना विपुल भाई, एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर स्टैकिंग होती है, 10-10, 20-20 फुट के कंटेनर स्टैक किए जाते हैं। और तो ये दृश्य मैंने भारत में पहली बार देखा विपुल भाई। तो ये छवि बदल रही है। अब देखिए, जब भी इस प्रकार के बड़े क्षेत्र में आप निवेश करते हैं तो उस प्रकार का समय भी आपको देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आपने एक नक्शा बना लिया और कल जाकर के रेलवे की पटरी वहां पर लगा दी। इसको समय लगता है, जमीन अधिग्रहण करती पड़ती है, मुआवजा देना पड़ता है, उस पर फिर काम। अभी एक उदाहरण के तौर पे मुंबई अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने साल पहले बात करी थी और वो अब वास्तविकता में परिवर्तन, यहाँ पर भी बाधाएं आई थी। तो बाधाएं बहुत आती हैं इस क्षेत्र में, इसलिए आपका नजरिया लंबा होना चाहिए जब भी आप निर्णय लेते हैं रेलवे क्षेत्र से, भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनी में निवेश करने के लिए। तो अभी करें क्या सर? अभी मतलब जो लोग हायर लेवल पे हैं, अभी कितना और उनको इंतजार करना चाहिए, और क्या नए निवेश के लिए ये सेक्टर सही है अभी, या फिर छोड़ देना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी करूंगा क्योंकि भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियों पर फिलहाल तो हमारे पास कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। ठीक है सर। और जिस प्रकार से मैं पहले भी हमने चर्चा की है, उदाहरण के तौर पर रक्षा क्षेत्र के लिए, तो विपुल भाई कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं ना जहां पर आपको 2 साल 3 साल 4 साल का नजरिया रखना चाहिए। अब उसमें क्षेत्र कौन कौन से आता है? रक्षा क्षेत्र आता है, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग आता है, रेलवे क्षेत्र आता है, ऊर्जा उत्पादन आता है, क्योंकि समय लगता है यहाँ पर काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आज कुछ ऑर्डर मिल गया और कल बना करके दे दिया, यहाँ पर समय लगता है। इसलिए अगर आपका इस प्रकार का अगर आपकी विचारधारा है और इस प्रकार का आपके पास समय है तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। अब सर आ जाते हैं आईटी को लेकर के, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आईटी में रिकवरी तो है, लेकिन अब सवाल ये उठता है, ये रिकवरी पे भरोसा कर सकते हैं क्या, जो यूएस में सिचुएशन चल रही है? हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि मतलब कई सारी कंपनियां एआई में काफ़ी अच्छा निवेश भी कर रही हैं, और जिस तरीके से यूएस में अंदर हम नैस्डैक लगातार नया हाई लगा रहा है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या अभी अगर आईटी में निवेश करें तो दिग्गज जो कंपनियां हैं उन पर ही फोकस करना चाहिए, या फिर कोफोर जैसी कंपनियां या बाकी जो कंपनियां हैं जिनके नतीजे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं वहाँ पर निगाहें अब रखनी चाहिए? विपुल भाई, थोड़ा समय दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और ये मेरी निजी राय है। 10 साल 5 साल 10 साल से तक या 5 साल 10 साल पहले जिस तरीके से आईटी क्षेत्र आपको आपके निवेश के ऊपर मुनाफा खड़ा करके देती थी, उस प्रकार का रिटर्न की उम्मीद रखना अनिवार्य नहीं है। आईटी क्षेत्र आपको रिटर्न देगा, लेकिन पहला जैसा रिटर्न नहीं देगा। इसका कारण यह है कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हुई है, और ये चुनौतियां खड़ी हुई है जो आविष्कार या फिर खोज या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे नाम उपनाम हैं। एक उदाहरण देना चाहूँ तो एंट्रोपिक। अब जब ये एंट्रोपिक आया तो तांडव मच गया था, न तो सिर्फ भारत में आईटी क्षेत्र की कंपनियों ने, लेकिन पूरे विश्व भर में, अमेरिका में, चाइना में, जहाँ पर देखे आप मातम मचा हुआ था। एक मात्र टूल आया था। इस प्रकार के आविष्कार आने वाले भविष्य में और तीव्र गति से आएंगे। अब वो कैसे होंगे, उसका रिएक्शन आईटी क्षेत्र पर किस प्रकार से होगा, उस पर अब अभी टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। तो रिटर्न खड़ा करके देगी आईटी कंपनियां, लेकिन जो पहले का एक प्रथा, जो पहले की जो प्रथा थी विपुल भाई, आउट परफॉर्मेंस की, वो अब नहीं होगी। हमारी के पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगहों पर खरीदारी की राय है। जो नाम आपने लिया कोफोर्ज का, वहाँ पर भी हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन पहले जैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, और आपकी निवेश की समय सीमा भी जो है वो 1.5 से 2 साल या उससे अधिक रखनी पड़ेगी। अच्छा सर, ये तो बात हो गई आईटी को लेकर के। न्यू एज कंपनियां जो हैं, जिस तरीके से हमने पेटीएम के रिजल्ट्स देखे, जिस तरीके से मीशो ने जिस तरीके से रिटर्न दिया, ग्रो जैसी कंपनियां भी अच्छा कर रही हैं, और भी बहुत सारे न्यू एज कंपनियां हैं जो कि नतीजों में जिनमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आपकी कवरेज कहाँ पर है, और वहाँ पर क्या एक्सपोजर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्या व्यूअर ले रहे हैं सर आप? तो यहाँ पर भी इनोवेशन या फिर प्रतिस्पर्धा जो है विपुल भाई वो बढ़ेगी।
न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी की सूची में पॉलिसी बाजार, 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम, FNS ई कॉमर्स यानी कि नाइकिया और इटर्नल, इन सब कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है। लेकिन यहाँ पर भी प्रतिस्पर्धा होगी और वो प्रतिस्पर्धा शायद छोटी मध्यम अवधि में थोड़ा बहुत संकट खड़ा कर सकती है न्यू एज टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए, लेकिन ये सब कंपनियां हमें पसंद आती हैं। ठीक। सर, अब भी चूँकि मुझे बताया जा रहा है कि समय की थोड़ी सी कमी है और आपकी व्यस्तता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा, अभी अगर पोर्टफोलियो बनाएं तो किस तरीके से उसको सेट कैसे करें, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा एक्सपोजर रखना चाहिए, ख़ास तौर से चूँकि आधा दौर जो है, आधे से ज़्यादा बल्कि जो है वो दौर निकल चुका है, पहली तिमाही के जो चौथी तिमाही के नतीजे हैं उनका, इन नतीजों को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभी के लिए अगर पोर्टफोलियो बनाना हो तो आपका सजेशन क्या रहेगा, कौन सा सेक्टर को ज़्यादा वरीयता देंगे आप? एक क्षेत्र की तो चर्चा विस्तार में कर ली हमने, वित्तीय क्षेत्र की, दूसरा होगा रक्षा क्षेत्र, तीसरा होगा सीमेंट, चौथा होगा ऊर्जा उत्पादन, पांचवा क्षेत्र होगा शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, इंडियन कैपिटल मार्केट्स। ये फिलहाल अगर आपको थोड़ा बहुत सावधानी से निवेश करना है तो आप इन 5 क्षेत्र में जो दिग्गज कंपनियां हैं उसकी खोज कीजिए। और मैं दिग्गज की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि हमेशा मैंने एक बात रखी है आपके सामने, बाय क्वालिटी डोंट बाय क्वांटिटी। अब आपने किसी 9 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये वाले शेयर के आपने 50,000 या लाख शेयर ले लिए और ये उम्मीद रखे कि आपको 50 रुपया दे करके जाएगा, तो हो सकता है ये 5 रुपया भी हो सकता है। इसलिए बाय क्वालिटी डोंट बाय क्वांटिटी। ठीक है सर, चूँकि आपने एक 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी कवरेज भी रही है, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। एक तो आपने डिफेंस का नाम लिया और दूसरा पावर का। पावर और डिफेंस में अगर आप कुछ नाम ले लेंगे तो बेहतर रहेगा, उसके बाद फिर इस कार्यक्रम से जुड़ा एक आखिरी सवाल और इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे सर। हमारी खरीदारी की राय रक्षा क्षेत्र में BEL, मझगांव डॉक्स और एमटार टेक्नोलॉजीज यहाँ पर रही है। लेकिन इन सब कंपनियों के अलावा ये मैं कोई राय नहीं दे रहा, ये मात्र उदाहरण दे रहा हूँ कि रक्षा क्षेत्र में दूसरी कौन सी कंपनियां सक्षम और मजबूत हैं। BEML, भारत डायनामिक्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पारस डिफेंस, आइडिया फोर्ज, L&T और भारत फोर्ज भी योगदान दे रहे हैं विपुल भाई हमारी रक्षा क्षेत्र में। तो ये हो गया रक्षा क्षेत्र। पावर सेक्टर में 3 भाग होते हैं, एक तो है ऊर्जा उत्पादन, दूसरा है ऊर्जा वितरीकरण और तीसरा है ऊर्जा उपकरण। ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर, NTPC, JSW एनर्जी और टोरेंट पावर। पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में सरकारी कंपनी जिसका मेरे ख्याल से एक मोनोपोली है, पावर ग्रिड। ऊर्जा उपकरण में L&T, सीमेंस, KEC इंटरनेशनल, ABB जैसी कंपनियां हैं जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक सर, आप कार्यक्रम को तो समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हमारे पीछे जो हमने बैकग्राउंड बनाया है, डर के आगे जीत है। डर है क्रूड को लेकर के, डर है रुपए को लेकर के, डर है इस युद्ध को लेकर के कितना लंबा चलेगा और कितना अर्थव्यवस्थाओं को ये परेशान करेगा। तो इसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वाकई में डर के आगे जीत है या अभी इस जीत के लिए करना होगा लंबा इंतज़ार। आखिरी कमेंट मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा इस पर सर। ये कमेंट करने से पहले एक कमेंट मेरे तरफ से अनिवार्य है, वो डिस्क्लोजर विपुल भाई। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल सर, उसके साथ दीदी, हाँ वो तो लेंगे। निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज इस कार्यक्रम में रखी है, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम के तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजिता, मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव, लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो एक ये जो डर देखिए विपुल भाई, बाजार में डर होना अनिवार्य नहीं है। अगर आप डरते हैं तो मैं हाथ जोड़ के नम्र विनंती करता हूं कि आप शेयर बाजार में मत आइए। बाजार सभी जोखिमों के अधीन है, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है डर को दूर करके, तो इतिहास गवाह है और इतिहास ये बताता है, आंकड़े ये बताता है कि लंबी अवधि में शेयर बाजार ने आपको कभी भी निराश नहीं किया है।
अगर आपने सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश किया है, 30 साल से ज़्यादा का अनुभव रहा है मेरा विपुल भाई शेयर बाजार से, और मैं एक बहुत ही एक बात जो शायद और सहारा या और भरोसा बनाए आपके दर्शकों में, मैंने मेरी SIP बंद नहीं की है विपुल भाई, मेरी SIP निरंतर है। वो जब नोटबंदी थी चालू हुई थी तब भी थी, GST लगा तब भी थी, 2014-2016 में जब कच्चे तेल के दाम 130-140 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गए थे तब भी चल रहा था, 2008 में जब लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ तब भी चल रहा था, कोविड के टाइम में भी चल रहा था, रशिया यूक्रेन हुआ तब भी चल रहा था मेरी SIP, इजराइल हमास का जो कांड हुआ तभी भी हमारी SIP जा रही थी और अभी भी जा रही है। और जब कभी भी मौका मिलता है, बाजार नीचे होता है और मेरे बचत खाते में पैसे होते हैं, तो मैं लमसम इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, तो मेरे में डर नहीं है। ठीक, तो सर आपने डिस्क्लोजर अपना दे ही दिया है, बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके सर। इतनी जल्दी बातचीत ख़त्म करनी पड़ रही है समय की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद सर। आज की इस चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं। बाकी